हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एपीएस साइंस कठुमन में। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल इन फ्रंट ऑफ यू टू टीच यू फिजिक्स। ओके, तो बच्चों लास्ट टाइम हमने अवकलन पढ़ा था, डिफरेंशियल हमने सीख लिया था। कुछ क्वेश्चन में हमने देखे, ये बिल्कुल ध्यान रखना। देखो, अवकलन समाकलन इज अ बिग मैथमेटिक्स, इज अ बिग पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की अलग से बुक चलती है, तो देर आर सो डीप इन डिफरेंशियल मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स एज वेल एज। लेकिन हम फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा केवल जितना हमारे काम आएगा उतना ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जा रही, केवल जो हमारे काम आएगा उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंशियल अवकलन सिखा दिया था, फॉर्मूले में आपने सीख लिए थे। तो आज टुडे वी विल स्टडी इंटीग्रेशन, समाकलन हम पढ़ेंगे, समाकलन। ठीक है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में है उसका पार्ट है मैथमेटिक्स। देयर आर सो मच एक बिग रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। क्लियर है? तो उस रिलेशन को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू हैव सम नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स लाइक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आपका ये। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक अच्छा सा टॉपिक है वो क्या है? समाकलन। समाकलन, इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन करना, समाकलन करना। ठीक है बच्चों, समाकलन क्या होता है? समाकलन का मतलब क्या है? अवकलन का जो रिवर्स है, प्रतिलोम है, उसे क्या बोलते हैं? समाकलन। तो समाकलन का मतलब क्या हुआ? अवकलन के व्युत्क्रम को, अब आप व्युत्क्रम बोल दो या प्रतिलोम बोल सकते हो, इनवर्स बोल सकते हो। अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं भाई? समाकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। ठीक है, देखिए कैसे शो करते हैं इसको, हाउ टू शो। किस तरह आपको शो करना है, किस तरह प्रदर्शित करना है? जैसे मैंने वहां हम लिखते थे y का x के सापेक्ष अवकलन, तो कैसे शो करेंगे इसको? देखो, जैसे मैंने लिखा y का x के सापेक्ष समाकलन। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फलन है, तो y का x के सापेक्ष समाकलन, इसको हम कैसे शो करते हैं? तो इसको ऐसे चिन्ह बनाते हैं समाकलन का और लिख देते हैं y dx। तो क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन y dx, यानी y का x के सापेक्ष क्या हो रहा है? समाकलन। जैसे हमारे पास आता था dy अपॉन dx, देखो वहां तो dx नीचे आता था, या dx ऊपर आता है, गुणा में आता है। ठीक है, d यहां पर क्या आता है? समाकलन का चिन्ह, तो वहां dy अपॉन dx यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, और यहां हमारे पास जो हमने लिखा है यहां पर y का x के सापेक्ष समाकलन, तो कैसे शो करेंगे? y dx। क्लियर है? ओके, तो बस आप कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो समाकलन होता है वो दो तरह का होता है, दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो होता है निश्चित समाकलन, डेफिनेट। समाकलन दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चित, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। तो इनको समझ लें आप। समाकलन दो प्रकार के होते हैं,
पहला निश्चित समाकलन और दूसरा अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों जो समाकलन का मान अगर निश्चित है तो उसे क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। तो मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है? यदि जो समाकलन का मान है वो निश्चित है, यदि समाकलन का मान क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन कहते हैं। यानी यह निश्चित समाकलन में आपको सीमाएं दी गई होंगी। क्या दी गई होंगी बच्चों? सीमाएं दी जाती हैं, सीमाएं दी गई हैं। क्या दी जाती है? सीमाएं। और देखो सीमाएं का मतलब क्या हुआ? लिमिट दे दी हमें कि इसका मान भाई इसके बीच में रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मैंने आपके सामने लिखा इंटीग्रेशन y dx, तो यहां लिख दिया मैंने, सपोज करो x1 से लेकर x2। कहीं आपको इस तरह देखने को मिल जाए कि यहां कुछ लिखा हुआ है, समाकलन के चिन्ह के ऊपर और नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं सीमाएं। तो ये जो समाकलन होता है इसका मान निश्चित होता है कि लोअर लिमिट तो ये है x1 और अपर लिमिट x2 है, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बच्चों यहां पर जो x1 है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट। ये सब चीजें काम आएंगे आपकी। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा, कि भाई इससे मान कम नहीं हो सकता समाकलन का। और जो बच्चों यहां x2 है उसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं उसको? अपर लिमिट, यानी उच्च सीमा। क्या बोलते हैं भाई? उच्च सीमा, यानी इससे तो मान कम नहीं हो सकता और इससे मान ज्यादा नहीं हो सकता। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब जैसे आपने समाकलन इसको सॉल्व करा, सपोज करो y dx को आपने सॉल्व करा और सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन आ गया, मान लो gx मान लिया मैंने। इसको समाकलन करने के बाद, y का समाकलन करने के बाद आपको क्या मिलता है? gx मिलता है। तो अब उस gx में बड़ा ब्रैकेट लगाओ और लिमिट रखो x1 से x2। तो मैं सिखा रहा हूं लिमिट कैसे रखते हैं। पहले आप समाकलन को हल कीजिए, समाकलन कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो समाकलन करने का मतलब है कि अब हमें ये साइन जो है इंटीग्रेशन का वो नहीं लगाना। समाकलन करने के बाद ये लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2, इनको हमने बड़े ब्रैकेट लगा के लिख दिया। तो लिमिट कैसे रखते हैं? जिसकी लिमिट है, लिमिट किसकी होती है? जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। हम यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं? x के सापेक्ष। तो भाई लिमिट भी क्या होगी? x की होगी। तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है? x इज इक्वल टू x1 टू x2, ये वेरी कर रहा है, x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो जिसके लिमिट है उसकी जगह, उसके स्थान पर पहले आप उच्च सीमा रखें, यानी x की लिमिट है तो x की जगह मैंने क्या रख दिया? x2 रख दिया और माइनस करके x1 रख दिया। तो ये बच्चों लिमिट रखने का तरीका हो गया कि पहले आप समाकलन करें, इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको लिमिट रखनी होती है। तो लिमिट पहले आपको पता होनी चाहिए किसकी है। लिमिट किसकी होती है? जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। क्लियर है? तो जिसकी लिमिट है उसकी जगह पहले आप रखें उच्च सीमा और फिर माइनस करके क्या रख दिया बच्चों? निम्न सीमा रख दें, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया निश्चित समाकलन जिसमें सीमाएं दी गई होती हैं, मान कैसा होता है? निश्चित होता है। एंड द सेकंड वन, तो सेकंड बच्चों हमारे पास है अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो केवल आपको ऐसा लिखने को मिल जाए कि y dx, आपको कोई लिमिट नहीं दी जाती, तो इसको पहले हल करोगे आप कि y का समाकलन मान लो क्या हो गया? gx, x का कोई फलन आ गया। तो अब जब सीमाएं नहीं दी हुई थी तो ये निश्चित नहीं होता समाकलन, यानी इसका मान में कुछ अनिश्चितता होती है। उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं।
एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं, उसको मैंने बोल दिया सी। क्या बोल दिया इसको मैंने? सी। तो बच्चों सी को बोलते हैं समाकलन नियतांक। इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी को हम क्या बोलते हैं? समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब मैथमेटिक्स में तो क्या होता है कि अनिश्चित समाकलन का मान अलग अलग आ जाता है, लेकिन फिजिक्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में मान सेम ही आएगा, क्योंकि सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कुछ प्रारंभिक प्रतिबंधों के आधार पर, कुछ कंडीशन आपको मिलती है, तो यह वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी अनिश्चित में भी। ठीक है, तो सी की वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि ये जो y समाकलन y dx का मतलब मैं लिख रहा हूं gx प्लस सी, कि यहां को एक कांस्टेंट लगाना है c। c क्या होता है? समाकलन नियतांक। चलो इसको मैं और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों मुझे बताओ, अगर हमें d अपॉन डी एक्स, मान लो हमें कांस्टेंट का क्या करना है? अवकलन करना है। कांस्टेंट का अवकलन करना है तो क्या आएगा? जीरो। कांस्टेंट का अवकलन करना है तो मतलब जीरो। ठीक है। अब समाकलन होता है अवकलन का उल्टा। कांस्टेंट का नियत राशि का मैंने अवकलन करा तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई? जीरो। तो कहने का मतलब इसका मैं समाकलन करूंगा, शून्य का, जीरो का मैं समाकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कांस्टेंट का मैं अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा जीरो। तो जीरो का मैं समाकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां से बात निकल के आती है कि समाकलन किसी का भी शून्य नहीं होता। जीरो का मैंने समाकलन करा तो वो क्या मिल गया? कांस्टेंट। अब देखो, और मैंने ऐसे बोला कि डी अपॉन डी एक्स, मान लो एफ एक्स, कोई मेरे पास फलन है एफ एक्स। ठीक है, एक्स का कोई भी फलन हो सकता है। तो मैंने एफ एक्स का अवकलन करा तो क्या मिल गया मुझे? जी एक्स मिल गया। एफ एक्स का मैंने अवकलन करा तो क्या मिल गया बच्चों? जी एक्स मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जी एक्स का समाकलन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफ एक्स मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स का अवकलन कर रहे हो तो जी एक्स आपको मिल गया। कांस्टेंट का समाकलन क्या होता है? सॉरी, जीरो का समाकलन क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर आप ध्यान दो, अगर मैं ऐसे लिखूं आपके सामने, देखो कि समाकलन gx प्लस, देखिए समाकलन gx प्लस, हाँ देखिए इसको, तो ये बात समझ गए कि कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया? जीरो। जीरो का समाकलन कांस्टेंट, तो एफ एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो जी एक्स, और कांस्टेंट का अवकलन कर रहे हैं तो जीरो। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको आप छोड़े अभी एक बार, इसको ऐसे लिखे देखो अपन कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट, तो बताओ क्या मिलेगा? देखो और सरल कर दिया मैंने आपको, सीधे जी एक्स ना लिख के डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। देखो एफ एक्स का अवकलन क्या माने मैंने? जी एक्स। कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। तो केवल मुझे क्या मिलेगा? जी एक्स ही तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट, मैं एफ एक्स का अवकलन कर रहा हूं तो मुझे जी एक्स मिला। कांस्टेंट का अवकलन करा तो जीरो मिला। तो एफ एक्स प्लस कांस्टेंट, एफ एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? जी एक्स। कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो जीरो। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट अपोजिट, कि आप इसका अवकलन कर रहे हो तो ये मिल रहा है, तो इसका समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर अनिश्चित समाकलन होता है तो आपको कांस्टेंट भी लगाना है। ठीक है, इतनी सी बात है कि अनिश्चित समाकलन होता है, उसका मान निश्चित नहीं होता है, तो you have to apply any constant and the value of constant depends on initial condition। ठीक है, जो आपको मिलेंगी। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो प्रारंभिक प्रतिबंधों के आधार पर निकाली जाती है।
ठीक है बच्चों, समझ गए? अब कुछ फॉर्मूले हैं उनको आप लर्न करना, तो बस इतना ही हमारे समाकलन काम आएगा। वैसे देखो पूरा काफी बड़ा है हमारे पास ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, लेकिन अपने फिजिक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ओके, तो ना कुछ फॉर्मूले आप देखें, फॉर्मूले तो सबसे पहला फॉर्मूला समाकलन x की पावर n dx, x की पावर n के रूप में कोई आपको मिल जाए, घात के रूप में कोई मिल जाए, तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा? x की पावर n का अवकलन क्या था? x की पावर n का अवकलन आपने सीख लिया था कि घात को आगे लाओ और घात में से कम कर दो। x की पावर n का समाकलन क्या होता है बच्चों? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मैंने c क्यों लगाया? क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, क्योंकि हमें यहां सीमाएं नहीं दी हुई, तो सीमाएं नहीं होती तो हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो गया कि x की पावर n प्लस 1 यानी घात में एक जोड़ दो और उसी का भाग दे दो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यह कंडीशन है कि n का मान क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? -1। तो चलो रख के देखते हैं क्या क्यों हो जाए -1 होगा। तो अगर हमने -1 रखा तो क्या फॉर्मूला आएगा? -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 एक्स की पावर 0 अपॉन 0 यानी 1 अपॉन 0 यानी अनंत। तो इनडेफिनेट वैल्यू आ रही अनंत, तो इसलिए हम -1 नहीं होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो ध्यान रखें कि जहां n क्या नहीं होना चाहिए भाई? -1 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखो इसके एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो x की पावर 0 ले लिया, x की पावर क्या ले लिया? 0। अब x की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 dx। तो x की पावर 0 रख के देखो तो क्या आएगा? x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी क्या बचेगा? x। तो ध्यान रखें कि समाकलन dx का मतलब क्या हो गया? x। तो कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने मानो x dx लिया तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1। फॉर्मूला क्या होगा? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो भाई घात में एक जोड़ दो और उसी का भाग दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर अपन। तो फॉर्मूला देखें आप कि x की पावर n का जो समाकलन होगा x के सापेक्ष वो क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c क्या है? समाकलन नियतांक। और देखें, देखो 1 अपॉन एक्स dx का समाकलन। अब 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया? 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया x की पावर -1। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि 1 अपॉन एक्स किसका अवकलन होता है? बिल्कुल सही जवाब क्या आ गया? log x। क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो उल्टा ही तो है, तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होगा? log x। आगे चले, साइन x का अवकलन, साइन x का अवकलन। तो बताओ साइन किसका, सॉरी साइन x का समाकलन, साइन किसका अवकलन होता है? कॉस का। तो साइन का अवकलन होता है कॉस और कॉस का अवकलन क्या होता है? साइन। तो साइन का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस एक्स। कॉस का, अरे बात समझ में, साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, क्योंकि अवकलन समाकलन एक जैसे नहीं हो सकते ना। तो ध्यान रखें आप कि साइन का अवकलन होता है कोस और साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस, क्योंकि कोस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। समझ में आ रही है बात? कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यह अवकलन होता है। अगर आप ऐसे चलोगे उल्टा तो क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का क्या हो जाएगा? यानी साइन एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। ठीक है,
ये ध्यान रखें आप, फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट। और देखें cos x का समाकलन क्या होगा, तो बताओ cos किसका अवकलन होता है, आपका होगा sin x, sin x प्लस c क्या है, समाकलन नियतांक। ऐसे बच्चों e की पावर x का अवकलन और समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ओके, ऐसे sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, तो ये बताओ किसका अवकलन होता है, tan x का, tan x प्लस c। ठीक है, अगर आपको अवकलन के फॉर्मूले याद है तो समाकलन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो कितने भी आप फॉर्मूले बना सकते हो। और देखिए बताओ cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, तो ये किसका होता है, माइनस कॉट हो जाएगा, तो ये कॉट का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं कि sec x tan x का समाकलन क्या होगा, अब तो आपके दिमाग में आ रहा होगा sec x tan x किसका अवकलन होता है, sec x का होता है। ऐसे बच्चों cosec x और cot x का अवकलन क्या होगा, समाकलन क्या होगा, तो ये किसका अवकलन होता है, cosec x का होता है माइनस cosec cot x, तो इसका हो जाएगा माइनस का cosec x। ठीक है, तो और भी अपन काफी फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें देखो गुणांक की बात तो कर लेते हैं हम, वो बात तो पहले से क्लियर है। जैसे मान लो आपके पास दो फलन आ जाए प्लस में या माइनस में, समाकलन fx प्लस माइनस gx, और इनका हमें क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है भाई, तो अब जो समाकलन या अवकलन है वो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, बंटन नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब है इसका भी होगा समाकलन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इसका भी होगा समाकलन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समाकलन fx dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, समाकलन gx dx, मतलब दोनों का करेंगे। समझ गए, तो ऐसे सर यहां तो एक dx या दो dx, इसका मतलब है इसका भी समाकलन करना है चिन्ह के साथ, जो भी चिन्ह है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका भी क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, और एक बात ध्यान दें, मान लो ऐसे मिल गया आपको f ax dx, x का गुणांक मिल जाए, तो पहले तो आप इस फलन का समाकलन करोगे। मान लो इसका समाकलन क्या हो गया, g ax, कॉन्स्टेंट लगा दिया प्लस c, समाकलन कर दिया g ax। अब आपको देखना है x का गुणांक है क्या, x का गुणांक है, तो भाई समाकलन में गुणांक को क्या लिखते हैं, भाग में लिखते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अवकलन में गुणांक को गुणा में लिखते हैं, जबकि समाकलन में गुणांक को हमने किस में लिख दिया, भाग में लिख दिया। ध्यान रखें आप, गुणांक किस में लिखते हैं, भाग में। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपसे कहा साइन ax, इसका समाकलन बताओ, तो आपने देखा साइन आ गया। साइन को देख रहे हैं आगे चाहे कुछ भी हो, तो बच्चों फॉर्मूले देखो, साइन का समाकलन क्या है, माइनस cos ax, लिख दिया आगे। अब देखा x का गुणांक कितना है, a, तो a को लिख देंगे भाग में, प्लस का c। समझ गए, ऐसे मैंने आपसे कहा भाई e की पावर ax प्लस b है, मान लो a और b कांस्टेंट है, e की पावर ax प्लस b, तो e की पावर x, ये पूरे x मान लो आप, तो इसका पूरे का समाकलन क्या हो गया, e की पावर ax प्लस b। x का गुणांक क्या क्या बिल्कुल है, x का गुणांक a है, तो a लिख दिया। तो समाकलन में गुणांक को क्या लिखते हैं, भाग में लिखते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं u इंटू वी का, जैसे वहां हम u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ते थे अवकलन में, तो यहाँ भी एक फॉर्मूला है u इंटू वी का, वो थोड़ा अलग है, उसको आपको थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, तो देखो बच्चों, इसके लिए आप एक शब्द सीखें, आईलेट। आईलेट, ये शब्द को आप सीखें, आईलेट, ILATE। ठीक है, तो ये अलग अलग फंक्शन है। जैसे आई का मतलब यहां पर है इनवर्स,
यानी प्रतिलोम फलन जो होते हैं, इनवर्स वाले होते हैं ना, -1 प्रतिलोम फलन। बच्चों एलसी यहां जो मतलब है वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक फंक्शन है, यानी लघुगणक फलन, लघुगणक फलन। बच्चों एसी यहां जो मतलब है वो है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन, ठीक है। ऐसे टी से मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय, साइन कोस वाले जो होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। क्लियर है। और लास्ट ई, तो बच्चों यहां ई से मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय फलन। ई का मतलब क्या होता है भाई? एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय फलन, ठीक है। तो इसको आपको पता लग गया। आइलेट क्या है ये पता लगेगा भाई। एक शब्द है आइलेट जो हमने अलग अलग क्रम से लिखना है, ILAT, आइलेट। तो अब इसमें ध्यान रखें, ये जो फलन आपको मिलेंगे ये सारे फलन कवर हो जाते हैं इसमें। नॉर्मली इन्हीं फलन में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो इनमें जो पहले आएगा, पहले कौन आ रहा है? ILATE, इस तरह क्रम से चल रहे हैं। इनमें जो पहले आएगा उसको तो मानेंगे U और बाद वाले को मानेंगे V। तो मैं क्या लिख रहा हूं? आइलेट में जो फलन पहले आता है उसे U तथा बाद वाले को V मानते हैं। क्या मानते हैं? बाद वाले को V। आइलेट में जो पहले आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि I और E में बताना पहले कौन आ रहा है। आपको सर I पहले आ रहा है तो I वाले को U मान लो, E वाले को V मान लो। मैंने कहा L और E में बताना कौन पहले आ रहा है। आपको सर L पहले आ रहा है, L को U मान लो और E को क्या मान लो? V मान लो। मैंने कहा बताओ T और L में कौन पहले आ रहा है। आपको सर L पहले आ रहा है तो L को U मानेंगे, T को क्या मानेंगे? V। तो आइलेट में जो पहले आता है, जो फलन आपको पहले मिलेगा उसे क्या मानेंगे? U और बाद वाले को V। जैसे मैंने ऐसे लिखा T sin T, तो U इंटू V का फॉर्मूला मैं लिखूंगा आपके सामने। तो T sin T मैंने लिखा, तो देखो T तो हो गया अलजेब्रा वाला, साइन वाला हो गया त्रिकोणमिति। तो A और T, तो आइलेट A पहले आ रहा है तो इसको मानेंगे U, इसको मानेंगे V। समझ गए? अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है भाई। ठीक है, फॉर्मूला देखिए। तो फॉर्मूला हमें करना है समाकलन U इंटू V dx, U इंटू V dx। U पहला है, V दूसरा है। तो क्या करेंगे? देखो, पहले को रखो दूसरे का समाकलन, U को रखा V का समाकलन, माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलन करना है, फिर दूसरे वाले का समाकलन करना है, और फिर बच्चों पूरे का, इसको सॉल्व करेंगे ना, इस पूरे का समाकलन करना है। तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है आपके सामने। U इंटू V का फॉर्मूला है, U इंटू V का समाकलन का फॉर्मूला। तो U इंटू V का समाकलन क्या होगा? U हमारा फर्स्ट है आइलेट के हिसाब से, V क्या है बच्चों? सेकंड। तो फर्स्ट को रखा, सेकंड का समाकलन करा, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा सा मैंने बनाया हुआ है, ये पूरे का समाकलन करना है। इसका अवकलन करें पहले वाले का, दूसरे का समाकलन करें, फिर जो वैल्यू हमें मिलेगी उसका समाकलन करना है। तो ये हो गया U इंटू V का समाकलन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हमारे पास है, काफी है, इनको आप याद करें। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।